साइंटिस्ट लगातार सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं, लेकिन दुनिया की हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अगर आप साइंस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो भी मुझे आपको वार्निंग देनी पड़ेगी कि ये वीडियो देखने से पहले अपने ऊपर जरा नमक वाला पानी छिड़क लीजिए या फिर हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं ऐसी चीजें जिनका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसी गुड़िया जिसमें इंसानी बाल उगते हैं से लेकर शेप शिफ्टिंग मास्क जो कि आत्माएं चुरा लेते हैं। हनुमान चालीसा की किताब अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा श्रापित चीजें जिनको साइंटिस्ट कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। गुड़िया की पहाड़ी। बहुत से लोगों को डॉल क्यूट लगती हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा डरावनी चीज है। इसी बात पर आपको लिटिल जिमी से मिलवा देता हूँ। ये गुड़िया 12 साल के लेरॉय ने केंट की कार्निवल में 1910 में जीती थी। ये गुड़िया अपने टूटे हुए मुंह और लाल स्माइल के साथ बहुत ही डरावनी लगती है, लेकिन इसकी कहानी और ज्यादा डरावनी होती जाती है। इसकी शुरुआत होती है 1914 से, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। लेरॉय की मां ने जिमी के लिए एक सैनिकों वाली ड्रेस सिली, जिससे कि वो वॉर में लड़ रहे सैनिकों को ऑनर कर सकें। शायद वो जानती थी कि यह लड़ाई हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक लड़ाई होगी, जिसमें 15 से 22 मिलियन लोग मारे जाएंगे। जी हाँ, इसी तरह से लिटिल जिमी भी अपने डार्क फेज में चला गया, लेकिन ये सिर्फ क्रीपी दिखता है। लेकिन मेरे पास श्रापित गुड़िया की 2 और कहानियां हैं, और ये आप पर है कि इनमें से आप किसे सबसे ज्यादा श्रापित गुड़िया का खिताब देना चाहेंगे। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले हमारे पास है 3 फीट लंबी डॉल, जो कि सेलर सूट में तैयार है। बहुत ही इनोसेंट लग रही है ना? इसकी कहानी को सुनने का इंतजार कीजिए बस। ये करीब 117 साल पुरानी है और इसे अभी फ्लोरिडा के वेस्ट के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन जब ये 1994 में म्यूजियम में आया, उससे पहले ये जीन ओटो के पास था, जिसे ये तब मिला जब वो बच्चा था। जीन ने इसका नाम रॉबर्ट रखा और वो बहुत जल्द इसे अपने खिलौनों से भी जोड़ने लगा। लेकिन एक रात जब जीन जागा तो उसने देखा कि रॉबर्ट उसके बेड के किनारे पर बैठा हुआ है। कुछ ही पल के बाद जीन के चिल्लाने और कमरे में फर्नीचर के खिसकने की आवाजों के कारण उसकी माँ की आंख खुली। जब उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोला तो कमरा अस्त व्यस्त हो गया था और जीन रो रहा था। जब माँ ने जीन से पूछा क्या हुआ तो उसने रॉबर्ट की तरफ इशारा किया, जो कि अभी भी बेड के पास था। जीन ने कहा ये सब रॉबर्ट ने किया है। जब भी घर में कोई चीज गायब होती या टूटती तो जीन हर बार यही बोलने लगा। किसी बच्चे का अपनी फैलाई शैतानी से बचने का झूठा बहाना लगता है ना? या फिर ऐसा बस जीन के पेरेंट्स को लग रहा था। उन्होंने जल्दी ही और भी सुपरनेचुरल चीजें होती हुई देखी, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को डॉल से बात करते हुए सुना है, और दूसरी तरफ से जवाब आता था। हंसने की आवाजें आने लगी और कुछ विजिटर्स ने तो रॉबर्ट को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भी देखा। इतनी सारी डरावनी हरकतों के बाद भी रॉबर्ट जीन के साथ रहता था। लेकिन जब जीन की गुड़िया से खेलने की उम्र निकल गई और वो बड़ा हो गया तो डॉल को स्टोर रूम में रख दिया गया। लेकिन गली में खेल रहे बच्चों का कहना कि उन्होंने रॉबर्ट को रूम की खिड़की से उनको घूरते हुए देखा। उसे देखकर लगता था जैसे वो देख रहा है, हमेशा देख रहा है। वो दावा करते थे कि वो बार बार उनके सामने आ जाता है, तो इसीलिए बच्चे उस घर को अवॉइड करने लग गए। जीन 1974 में भगवान को प्यारा हो गया, और जब उस घर में नए लोग आए तो उनकी बेटी रॉबर्ट को स्टोर रूम में देखकर खुश हो गई। लेकिन चीज़ें बहुत जल्द बुरी होने लगी, क्योंकि उनकी बेटी कहने लगी कि डॉल उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। उन लोगों ने बच्चे की बात ये कहकर टाल दी कि हो सकता है कि ये इस बच्चे की इमेजिनेशन हो। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी आंखों से रॉबर्ट को घर में घूमते हुए देखा। यहाँ तक कि विजिटर्स ने भी इस बात पर गौर किया कि जब भी कोई पुराने मालिक की मतलब कि जीन की बुराई करता तो उस डॉल के एक्सप्रेशन बदल जाते थे। आखिरकार कुछ 1-2 और अजीब हरकतें सामने आई। उसके बाद रॉबर्ट को सिटी के म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया, जहाँ पर वो आज भी है। अब लोकल्स का ये कहना है कि जीन को वो डॉल फैमिली में काम कर रही नौकरानी ने दी थी, क्योंकि उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। इसीलिए उसने बदलने के लिए गुड़िया पर काला जादू कर दिया था। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। साइंटिस्ट भी इस शैतानी गुड़िया की हरकतों के क्लेम को टेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने भी ये सारी बातें बस लोगों से सुनी है। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर वो बिना परमिशन के रॉबर्ट के साथ फोटो लेते हैं तो उनकी फोटो खराब हो जाती है। अपनी काली करतूतों के बावजूद रॉबर्ट किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। पूरी दुनिया भर से उसे फैन लेटर भेजे जाते हैं। फेसबुक पर उसके कई हजार दोस्त भी हैं। यह सुनकर दुख हुआ कि मेरे पास एक गुड़िया से भी कम दोस्त हैं। जहां रॉबर्ट की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई होगी, वहीं कुछ और डॉल्स की कहानी भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमारी अगली डॉल से मिलने के लिए हमें प्लेन में बैठकर जापान में 1918 के टाइम जोन में जाना होगा। यहीं पर एकेची सुजुकी नाम का एक आदमी नॉर्थ जापान में ट्रैवल कर रहा था, जहां पर उसने सेल पर बिकती हुई एक किमोनो पहने 16 इंच लंबी गुड़िया देखी। बिना सोचे समझे उसने वो गुड़िया खरीद ली, और जब वो घर आया तो उसने इसे अपनी 2 साल की बहन कीकू को दे दी। छोटे बच्चों की गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने इसका नाम अपने नाम के जैसा रखने का फैसला कर लिया। इसका नाम रखा ओकीकू। लेकिन 1 ही साल के बाद जापान में येलो फीवर का कोहराम मच गया, एक ऐसी फैलने वाली बीमारी जिसमें कई जानें चली गईं, जिनमें कीकू को भी शामिल थी। फैमिली ने उसको गाड़ दिया, गुड़िया को फैमिली श्राइन में रख दिया। ये जापान के कई परिवार में चली आ रही प्रथा है।
फैमिली के लोग हमेशा अपनी बेटी की याद में उस गुड़िया को श्रद्धांजलि दिया करते थे। लेकिन एक दिन जब एकिची ने श्राइन खोली तो उसे कुछ बहुत ही अजीब दिखा। जब उसने गुड़िया खरीदी थी तो उसके बाल कंधे तक के थे, लेकिन अब लंबे हो गए थे। ये इतने लंबे हो गए थे कि उसके घुटनों तक पहुंच रहे थे। फैमिली समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। उन्होंने बाल काट दिए, उसको वापस श्राइन में रख दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने श्राइन खोली तो बाल बढ़े हुए थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार ओकीकू के बाल काटें, वो वापस से बड़े हो जाते। अब जब फैमिली कुछ साइंटिफिक जवाब नहीं ढूंढ पाई तो उसमें उनको लगा कि जरूर इस गुड़िया में उनकी बेटी की आत्मा रहने लगी है। 1938 में उन्होंने दूसरे शहर में शिफ्ट होने का मुश्किल फैसला किया, लेकिन वो अपने साथ ओकीकू गुड़िया को नहीं लेके गए, क्योंकि उनको लगता था कि इसके बाल जिस भी चीज के कारण बढ़ रहे हैं वो जरूर उनकी बेटी की कब्र में है। तो इसलिए परिवार ने वहां के मंदिर में उस गुड़िया का ख्याल रखने के लिए कहा। अब ओकीकू को जापान के होकाइडो के माननिंजी मंदिर के एक प्राइवेट श्राइन में रखा गया है। लोकल्स का कहना है कि आज भी ओकीकू के बाल बढ़ते हैं और मंदिर में रह रहे मॉन्क्स को आज भी उसके बाल काटने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से ये बात ध्यान रखने वाली है कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जापान के ज्यादातर पार्ट्स प्री इंडस्ट्रियल या रूरल थे। आम आदमियों को भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां सुनाई जाती थी। डॉल्स को खासकर की काले जादू से जोड़कर देखा जाता था। तो ओकीकू के बढ़ते हुए बाल बस एक लोकल लेजेंड हो सकते हैं, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि बालों का असल में टेस्ट किया गया और मालूम पड़ा कि असली इंसान के बाल हैं। जैसे ये कहानी कम डरावनी थी। ये भी सुनने को आया कि ऐसा हो सकता है कोई ओकीकू के बाल समय समय पर बदलता रहता हो, और अगर ऐसा था तो भला क्यों। अब जब ये डॉल मॉन्क्स के प्रोटेक्शन में श्राइन के भीतर रहती है तो फोटो लेने पर पाबंदी लगा दी गई। साइंटिस्ट शायद बाल बढ़ने के कारण का कभी पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि डॉल से पंगा नहीं लेने का। आपको इन डॉल्स में सबसे डरावनी कौन सी लगी? रॉबर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, ओकीकू के लिए लाइक बटन दबाएं। कर दिया? ग्रेट। अब मुझे कुछ और शापित चीजें दिखाने का मौका दीजिए। कुर्सी का किस्सा। यह है बसबी स्टूप चेयर। किसी आम कुर्सी जैसी लग रही होगी, है ना? वेल, ये इस दीवार से पूरे तरीके से जुड़ी हुई है और उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर है जो उस पर बैठना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, थॉमस बसबी के बाद ही इस कुर्सी का नाम पड़ा था। वह असल में एक क्रिमिनल था जो कि 1702 में इंग्लैंड के नॉर्कशायर में अपने क्राइम्स को अंजाम दिया करता था। वो अपने ससुर के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाने का काम करता था, जिनके मार्केट में भरमार हो गई थी। एक दिन जब दोनों के बीच में भयंकर बहस हुई तो थॉमस ने अपने ससुर को मार दिया। आगे क्या हुआ इसके कई किस्से हैं, लेकिन एक क्लेम के हिसाब से थॉमस अपने फेवरेट बार में दारू पी रहा था और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठा हुआ था, और तभी पुलिस आकर उसको पकड़ के ले गई। जब वो उसे वहां से लेकर जा रहे थे तो उसने कहा कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। ये बहुत सोचे समझे आखिरी शब्द थे। उसके शरीर को वहीं बार के पास ही सबके सामने दिखाकर मार दिया गया, जिसके कारण ही इसका नाम पड़ा। लोगों ने पहले तो इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि कैसे जो भी उस कुर्सी पर बैठते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। सबसे ड्रामेटिक मौत 1894 में चिमनी साफ करते वक्त हुई थी। जब वो बार में दारू पी रहा था तो उसने इस कुर्सी पर बैठने के बारे में सोचा और अगली सुबह वो मरा हुआ मिला। उसी के थोड़े समय के बाद एक साथी ने अपने साथी को बसबी चेयर पर बैठने का डेयर दिया। इस शर्त का महंगा खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि साथी मर गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी सैनिक वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस कुर्सी पर बैठने के बाद गए वो कभी लौट कर नहीं आए। 1970 में एक डिलीवरी ड्राइवर इस पर बैठा और कुछ ही घंटे बाद उसका व्हीकल क्रैश हो गया। फिर इस बार के मालिक ने इस श्राप से छुटकारा पाने का फैसला किया और इसे थ्रस्क म्यूजियम को डोनेट कर दिया। आज इसे दीवार से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। शायद इसे सिर्फ बस्की के लिए बचाया गया है। अब ये बात गौर करने वाली है कि इस कुर्सी पर बैठने और मरने वालों की टाइमलाइन का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है ये सारी बातें कहीं सुनी हो। और तो और एक फर्नीचर एक्सपर्ट का कहना है कि इस कुर्सी की लकड़ी और बनावट देखकर लगता है कि 1840 में बनाई गई थी, यानी कि थॉमस बस्की की मौत के 138 साल बाद। तो ये कुर्सी श्रापित है या नहीं, इस बात का पता लगाने का बस एक ही तरीका है, इस पर बैठना। जाहिर है किसी साइंटिस्ट की इतनी हिम्मत तो नहीं हुई। मास्क का खेल। क्या कभी ये सुना है, ओ पाजी कदे हंस भी लिया करो? जापान का ये नो मास्क असल में ऐसा करता है। नो मास्क एक ट्रेडिशनल लकड़ी का मास्क होता है, जैसे खासकर कि थिएटर में हंसने या रोने वाला मुंह दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये दोनों ही बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि मास्क को किस एंगल से देखा जा रहा है। अगर आप मास्क पहने हुए अपना मुंह ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये हंसने जैसा दिखता है, लेकिन अगर नीचे की तरफ झुकाते हैं तो ये दुखी लगता है। ये मास्क पहनने की इजाजत बस माहिर एक्टर्स को है, क्योंकि इन मास्क के पीछे एक श्रापित कहानी है। 14th सेंचुरी की कहानी के हिसाब से नो मास्क में वो ताकत है जिससे वो नेगेटिव इमोशन जैसे कि गुस्सा, जलन, नेगेटिविटी
एब्जॉर्व कर लेता है। फिर ये मास्क अपनी खुद की एक शैतानी आइडेंटिटी बनाता है और जो भी इसे पहनता है उसकी सांसें खींच लेता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शरीर के सड़ने के बाद भी ये मास्क उनके मुंह पर रहता है, जिसका मतलब हुआ कि मास्क तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक अपना नया शिकार ना ढूंढ ले। माना कि ये सब जापानी किस्सा है, एक ऐसा किस्सा जिसका सच साइंटिस्ट कभी पता नहीं लगा पाए। तो आखिर ये किस्सा आया कहां से? हो सकता है ये इस बात से जुड़ा हो कि कैसे मास्क हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। इसे पहनकर हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे किसी को मालूम ही न पड़े कि वो हम हैं। लेकिन अपनी पहचान छुपाना और वश में होना अलग अलग बात है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो कंफर्म है कि ये मास्क हमारे नॉर्मल मास्क से 10 गुना ज्यादा डरावने हैं। अंडर प्रेशर। लोग कहते हैं कि लकड़ियों की फेवरेट चीज हीरा है, लेकिन मालूम पड़ता है कि काला हीरा इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे तो डायमंड का कोई रंग नहीं होता, लेकिन इन काले हीरो में ग्रेफाइट होता है, जिसके कारण इनका रंग काला हो जाता है। उनका सबसे सुंदर नमूना है 67.5 कैरेट का ब्लैक ऑलिव डायमंड। एक समय पर यह और भी ज्यादा गजब का हुआ करता था, जब ये 195 कैरेट का था। इसे 19th सेंचुरी में इंडिया में पाया गया था, जहां से इसे ब्रह्मा, जो कि हिंदू देवता हैं, उनकी मूर्ति से एक अंग्रेज ने चुरा लिया। इस हीरे को ब्रह्मा की आंख कहा जाता है, जिन्होंने अपनी आंख चोरी होने पर कुछ अच्छा सा रिएक्शन नहीं दिया। इस काले हीरे के कांटेक्ट में जो भी आए, उनके साथ एक श्राप भी आया। शायद इसी को जान के बदले जान कहा जाता है। जब ये हीरा वेस्टर्न दुनिया में घूम रहा था तो इसने अपने पीछे कई तबाहियां मचाई, जिसमें शामिल था अच्छे घरों के मेंबर्स का अचानक से मर जाना। इसके नए नए मालिक ने फिर हीरे को तोड़कर 3 हिस्से किए, जिससे श्राप खत्म किया जा सके, और फिर एक पार्ट अपने पास रख लिया, जिसे हम ब्लैक ऑलिव कहते हैं। इसे काट कर एक नेकलेस में जड़वा दिया गया, जिसे 2006 में $3,52,000 में बेचा गया। लेकिन इसका श्राप इसके साथ ही चलता रहा। प्रिंसेस नाडिया ओलिव के केस में उन्होंने 1947 में छत से कूदकर जान दे दी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स का कहना है कि उनकी मौत 1988 में हुई, जब वो 90 साल की थी। सेकंड प्रिंसेस की बात करें तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो वो थी ही नहीं। कम से कम रिसर्चर्स तो अभी तक यही कहते हैं। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर सोची समझी साजिश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही कोई काले हीरे का हार पहनेगा। लेकिन इंडिया से चुराया गया हीरा सिर्फ ब्लैक ओलिव ही नहीं है। इस जवाहरात का नाम एमेथिस्ट बताया जाता है। कितना अच्छा नाम है ना। लेकिन ये तभी तक जब तक आपको ये ना मालूम हो कि ये पर्पल सफायर है। इस पत्थर की कहानी की शुरुआत होती है 1857 से, जब कर्नल डब्ल्यू फेरिस इंद्र के मंदिर से निकलकर इसे इंग्लैंड ले गए थे। जैसा कि हर इंडिया से चुराए गए हीरे के साथ होता है, वैसे ही इसने भी बदला लिया। कर्नल की हेल्थ बिगड़ने लगी और वो गरीब हो गए। जब उनके बाद ये पत्थर उनके बेटे के हाथ आया तो उसका भी यही हश्र हुआ। फिर 1890 में ये पत्थर एडवर्ड हेरोन एलन को मिला और जल्द ही उसके सर पर भी समस्याओं का पहाड़ आ गया। उसने तुरंत ही ये पत्थर अपने सिंगर दोस्त को दे दिया, लेकिन इसको लेने के तुरंत बाद उसने अपनी आवाज खो दी। आखिरकार इससे छुटकारा पाने के लिए एडवर्ड ने इसे रीजन के नाले में फेंक दिया। उसके 3 महीने बाद एक आदमी ने उसे इस नाले से उठाया और एक डीलर को बेच दिया, जिसने तुरंत इसको पहचान लिया और एडवर्ड को दे दिया। वो इस पत्थर से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने इसे 7 बक्सों में बंद करके बैंक लॉकर में रखवा दिया। एडवर्ड ने आखिरी बार बोला कि लॉकर को उसके मरने के 3 साल बाद ही खोला जा सकता है, जो कि 1943 में हुआ। फिर इस हीरे को ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया, जिसके साथ ही एडवर्ड की वार्निंग भी लगाई गई थी, जिसमें इसके काले अतीत की बात बताई गई। आज ये पत्थर लंदन के नेशनल म्यूजियम में एक वॉल्ट के भीतर रखा है और इसे छूना मना है। मेरे दिमाग का लॉजिकल पार्ट ही मानना चाहता है कि ये सब बस कोइंसिडेंस है, लेकिन म्यूजियम के एक्सपर्ट्स भी चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। तो हो सकता है श्राप वाली बात सही भी हो। चाहे जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी कोई बड़ा सा महंगा पत्थर खरीदूंगा। वैसे मैं बोल तो ऐसा रहा हूं जैसे मेरे पापा ने इस काम के लिए पैसे छोड़ दिए हो। भू 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 भू। हम सभी का सपना होता है बस एक अच्छी इंस्टा सेल्फी आ जाए, और जब कोई हमारी फोटो बिगाड़ता है तो सबसे ज्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन क्या किसी भूत ने आपकी फोटो कभी बिगाड़ी है? ये फालतू लग सकता है, लेकिन जब से सेल्फी आई उससे भी पहले से भूत फोटो में आने लगे थे। इनफैक्ट भूतों को फोटो में कैद करने के लिए स्प्रिट फोटोग्राफी कहते हैं, और इसके ट्रेसेस हमें 19th सेंचुरी में मिल सकते हैं। 1860 में अमेरिकन फोटोग्राफर विलियम मुमलेर ने एक भूत की फोटो खींची, मरे हुए प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की, जो कि अपनी बीवी मैरी के पीछे खड़े हुए थे। इसके बाद विलियम का बिजनेस चल पड़ा
और उसके पास कई लोग आने लगे जो कि अपने मरे हुए दोस्तों या घर वालों से वापस मिलना चाहते थे। लेकिन जैसे बड़े काम के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, वैसे ही बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ कुछ काली चीजें भी सामने आई। इनमें से सबसे फेमस है पीटी ब्रनुम, वो बिजनेसमैन जिसने थ्री रिंग सर्कस की लोकप्रियता को बढ़ाया था, जो विलियम को कोर्ट तक लेकर गया। उसने विलियम पर आरोप लगाया कि वो पहले से दुखी परिवारों को उनके घर वालों की फेक फोटो दिखाकर उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इस केस का टॉप मोमेंट तब आया जब पीटी ब्रुनुम का फोटो और किसी के साथ नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन के साथ दिखाया गया। आप जानते हैं, असल में ये भूतों की फोटो बहुत ही चालू ट्रिक पर निर्भर थी। विलियम पहले से ही बनी हुई ग्लॉस प्लेट कमरे में डाल देता था, जिसमें मन चाहे मरे हुए आदमी की तस्वीर होती थी, और उसी के आगे एक साफ सुथरी ग्लास प्लेट लगा लेता था जिससे कि क्लाइंट की फोटो खींच सके। इस डबल एक्सपोजर टेक्निक के कारण मरे हुए इंसान के भूत की फोटो हॉल में ली गई फोटो में आ जाती थी। इसके साथ एक और डरावनी अफवाह आई कि विलियम फोटो चुराने के लिए अपने क्लाइंट के घर में चोरी से घुसता है। वहीं कुछ केसेस में वो भूत की फोटो उसी के स्टूडियो में ली गई पुरानी फोटो होती थी। इसके खिलाफ कई सबूत होने के बाद भी उसे फ्रॉड की सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन पब्लिक उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। जो एक बार उसकी रेपुटेशन बिगड़ी तो फिर उसका बिजनेस कभी दोबारा नहीं चल पाया। लेकिन जहां पुरानी फोटो में आए भूत का खुलासा हो गया, वहीं आज भी आईफोन से ली गई फोटो में भूत आ जाते हैं। क्या एप्पल के पास मरे हुए लोगों से कोई कॉन्ट्रैक्ट है बात करने का? वेल, ये स्मार्टफोन किस तरह से फोटो ले रहा है उस पर निर्भर करता है। एनालॉग फिल्म एक ही फ्लैश में फोटो खींचती है, वहीं स्मार्टफोन स्टेजेस में फोटो लेते हैं। ठीक जैसे किसी पेपर पर स्कैनर चल रहा हो, उसी तरह स्मार्टफोन का कैमरा सेंसर को पिक्चर रिकॉर्ड करने में जरा समय लेता है। इसे इमेज एलिसिंग कहते हैं, और इसी कारण जल्दी से गुजर रही चीज भी कैमरा में धुंधली से कैप्चर हो जाती है। तो एक ऐसी डरावनी मिस्ट्री थी जिसे साइंटिस्ट सॉल्व कर पाए। लेकिन एक चीज तो ये वो जो सॉल्व नहीं कर पाए कि भूतों के ना होने का हर मुमकिन सबूत देने के बाद भी लोग इन पर भरोसा क्यों करते हैं। आपका क्या हाल है? क्या आप भूतों पर भरोसा करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। जहन्नुम की एक सैर। धंधे में दुश्मनी बहुत बुरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, फिर चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो। 1890 में वेल्श आर्किटेक्ट कम्युनिटी की एक धंधे की दुश्मनी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि सब चौंक गए। ये बात है उस समय की जब सिटी ऑफ स्वानसी के सेंट मैरी चर्च का रिनोवेशन का काम चल रहा था। एक लोकल आर्किटेक्ट ने प्रोजेक्ट लेने के लिए कहा, लेकिन एक बाहरी कॉन्ट्रैक्टर के लिए उसे मना कर दिया गया। इस बात से गुस्सा होकर वो एक शैतानी बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसने चर्च के पास ही कॉटेज खरीदी, उन्हें बिगाड़ा और उसकी जगह पर लाल ईंट का ऑफिस बनाया। फिर उसके ऊपर 3 फीट का शैतान का पुतला रख दिया। ये आंखें रात को सपने में आएंगी, है ना? उस सनकी आर्किटेक्ट ने चर्च को ये कहते हुए श्राप दिया, जब तुम्हारा चर्च बिगड़कर जमीन में मिल जाएगा तो मेरा शैतान हंसेगा। किसे मालूम था कि लिंक्डइन से पहले भी लोग इतना प्रोफेशनल हुआ करते थे। शैतान के पुतले को ओल्ड निकनेम से जाना जाने लगा, और जब से उसे वहां खड़ा किया गया तब से वो बिना पलक झपकाए एक टक चर्च को देखा करता था। और फिर लगभग 50 साल बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मन्स ने स्वानसी पर बम फेंक दिया। इस 72 घंटे चली बमबारी में 11,000 बिल्डिंग तबाह हो गईं और 872 तो मिट्टी में मिल गईं, और इनमें सेंट मैरी चर्च भी शामिल था। शहर की लगभग हर मीनार मिट्टी में मिल गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ओल्ड निक की बिल्डिंग खड़ी थी। आर्किटेक्ट का श्राप ऐसे पूरा हुआ कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिरकार 1962 में ओल्ड निक की बिल्डिंग को गिरा दिया गया और फिर वो स्टैचू भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लेकिन शैतान की कृपा से ओल्ड निक इंग्लिश गैराज में मिल गया। थोड़े से मेकओवर के बाद शैतान के स्टैचू को स्वानसी क्वाड्रेंट शॉपिंग सेंटर में रख दिया गया। लेकिन क्योंकि लोगों को इसकी हिस्ट्री मालूम है, इसलिए जब ये एक टक उनको देखता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो इसलिए 2019 में इसे स्वानसी म्यूजियम में रख दिया गया। आज इसे कांच के पीछे सुरक्षित देखा जा सकता है। ये आसपास की चर्च की नजरों से काफी दूर है। शैतानी एल्मो। सेस में स्ट्रीट दुनिया भर में बच्चों का सबसे फेवरेट प्रोग्राम है। इस शो का मेन पार्ट है एल्मो। ये बहुत ही जल्दी बच्चों का फेवरेट खिलौना बन गया। लेकिन 2008 में फ्लोरिडा में एक बच्चे का एल्मो डॉल के साथ ऐसा एनकाउंटर हुआ कि उसकी मां के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन मेलिसा बोमैन अपने बेटे जेम्स को देख रही थी, जो कि एल्मो डॉल के साथ खेल रहा था। ये एक पर्सनलाइज्ड बात करने वाला इलेक्ट्रिक खिलौना था। फिर एकदम से इस क्यूट गुड़िया ने कहा, जेम्स को मर दो। इससे भी बुरा यह हुआ कि तुरंत ही बच्चा इस बात को रट्टू तोते की तरह दोहराने लगा। डॉल और बच्चा दोनों ही जेम्स को मार दो, जेम्स को मार दो रटने लगे। आखिरकार डॉल की बैटरी खत्म हो गई, लेकिन जब उसकी बैटरी बदली गई तब भी वो जेम्स को मार दो का गाना ही गाए जा रही थी।
क्या एल्मो पर किसी शैतान का साया आ गया था जिसके कारण वो खून की प्यासी मशीन बन गया था? मालूम पड़ता कि इसके पीछे इससे भी ज्यादा काला सच छुपा है। इस खिलौने को ऐसे प्रोग्राम करके कुछ शब्द या सेंटेंस या नाम रटवाए जा सकते थे। यह मानना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इस पर शैतानी साया नहीं है तो इसके अलावा यही हो सकता है कि किसी ने इस डॉल से ये शब्द कहे हैं और याद करवाए हैं। वाह, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शैतानी शक्ति वाली थियरी मानना पसंद करूंगा, लेकिन लगता है कि वो बातें भी सच्ची हैं। मम्मी की खूनी कहानी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगला किस्सा आपको बताने के लिए मैं अपनी जान हथेली पर रख रहा हूं। इसका नाम है अनलकी मम्मी। असल में प्लास्टर चढ़ी हुई मम्मी नहीं है, बल्कि ये 900 BCE की इजिप्ट की एक औरत की मूर्ति है। ये मूर्ति 1800 में थेबिस में मिली थी, जहां से इसको ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया। लेकिन इसका ये नाम कैसे पड़ा? वेल, रिकॉर्ड्स का कहना है कि 4 अंग्रेज जो कि इसे सबसे पहले लेकर आए थे, उनमें से 2 एक्सीडेंट में गायब हो गए और 2 ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और गरीबी में जिंदगी बताई। ऐसा कहा जाता है कि पुरानी मूर्ति मौत, बीमारी और गरीबी लेकर आती है, तो इसलिए इसका ये निकनेम पड़ गया। लेकिन क्यों? ऐसा हो सकता है कि लिट पर बनी अनजान महिला सूरज देवता आमीन रा की भक्त हो। उसने अपने आराम करने की जगह को छूने वाले के लिए श्राप दे दिया। जो भी उसकी इस मूर्ति को छुएगा उसके साथ दुर्घटनाएं होंगी। सच कहूं तो अगर कोई मेरी कॉफिन की लिड चुरा लेता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता। लेकिन इस मूर्ति से जुड़ा सबसे बड़ा हादसा मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े डिजास्टर से जुड़ा हुआ है। टाइटैनिक का 1912 में डूबना। ये उस डूबते हुए जहाज में नहीं थी, लेकिन जिन 1500 लोगों ने उस हादसे में जान गंवाई उसमें से एक विलियम स्टेट भी था। मम्मी के श्राप पर लिखने वाला वो पहला आदमी था। उस हादसे में जो लोग बच गए वो बताते हैं कि कैसे विलियम डिनर के समय उस श्राप के बारे में बता रहा था। हो सकता है मम्मी के श्राप को बुलाने के लिए इतना ही काफी हो। ये सिर्फ कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि इस जर्नलिस्ट की मौत के अलावा इस मम्मी के कारण किसी और के मरने की खबर कभी किसी रिकॉर्ड में नहीं है। तो हो सकता है ये बस एक नॉर्मल सी भूत की कहानी हो जो इस मूर्ति के आसपास अफवाह की तरफ फैल गई हो। अच्छा हुआ मैं बच गया। मैं अभी भी जिंदा हूं, तो लगता है कि कोई वाकई में श्राप तो नहीं है। वाह, आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा डरा दिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, एक मिनट, तुम कौन हो? हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, अरे यार, ये तो मेरा बस भ्रम था। देखने के लिए शुक्रिया।